तो चलिए हम लोग आज देखते हैं समुच्चय में। जो पिछले क्लास हम लोग समुच्चय बारे में जान गए थे। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। अब क्या है कि समुच्चय को जो निरूपित किया जाता है यानी कि बताया जाता है वो दो मेथड होता है, दो तरीके से निरूपित किया जाता है। एक होता है आपका सारणी या तालिका रूप, जिसे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो बिहार सरकार जो बुक होती है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें लिख देता है रोस्टर फॉर्म हिंदी में, तो अधिक फेमस जो होता है ना रोस्टर फॉर्म चलता है। रोस्टर फॉर्म में लिख देगा रोस्टर फॉर्म बदलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे में रोस्टर लिखा रहेगा यानी सेम होगा, हिंदी ही लिखा रहेगा, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा है प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्चय निर्माण रूप, तो इसमें अधिकांश ये बात होती है सेट बिल्डर फॉर्म, अधिकांश हम लोग यूज ये करते हैं, ये मतलब कि सबसे प्रचलित। अब क्या है कि दोनों में हम देखते हैं कि है क्या अंतर, क्या है सारणी या तालिका रूप में और प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप में है क्या है। जैसे मैं एक समुच्चय क्या दिखा रहा हूं, जैसे ए लिख दी, ए ई आई ओ ई, है ना। यदि इस फॉर्म में हमने लिखा तो ये जो फॉर्म होगा इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या तालिका रूप, तालिका बना दिए, जिसको सारणी रूप भी बोला जाता है। इसके बाद यदि हम ये लिखते हैं ए एक्स डॉट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण या भवेल, यानी एक गुण दिखा दिए इसे हम यहां पे, इनका एक गुण दिखा दिए और गुण से ये हम दिखा दिए, तो इसको गुण प्रकटीकरण, इससे क्या होता है, इसे गुण प्रकट कर दिए और इसमें हमने उसका नाम लिख दिया। तो दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं। इसके हम तालिका बना दिए और इसका एक गुण लिख देंगे, जिसमें हम गुण करके दिखलाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्चय निर्माण रूप, और इसको बोलेंगे हम लोग हाँ सारणी या तालिका, ये रोस्टर फॉर्म। अब क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखते हैं हम एक्स सच डेट एक्स, इसको पढ़ा जाता है एक्स सच डेट एक्स, सच डेट पढ़ते हैं ना, एक्स सच डेट एक्स जो है यानी एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण होगा। यानी एक्स जो होगा, यानी एक्स कोई अगर अवयव है इसका, इस समुच्चय का, तो एक्स जो होगा जो क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण होगा। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग का कुछ सवाल है, तो हम सवाल को देखेंगे और समझेंगे। जैसे हम प्रश्नावली 1.1 का देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला और दूसरा देख लिया था। इसमें पहला सवाल है ए एक्स डॉट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स लेस देन 7। ये जो दिया हुआ है हम लोग का, ये दिया हुआ है आपका समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, गुण प्रकटीकरण किया गया है, और इसको हमको सारणी रूप में लिखना है। तो अब सारणी रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिख दिए, मजला को दे दिए, इसके बाद एक सजेट एक्स लिख दिए, सॉरी ये एक्सेलरेट नहीं होगा, इसको सीधे हमको टेबुलर फॉर्म लिखना है। एक्स का जो मान है एक पूर्ण अंक है, एक्स का मान क्या है, एक पूर्ण अंक है, और वो क्या है कि एक्स का जो मान दिखा रहा है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0
1 2 3 4 5 और 6 पूर्णांक लेंगे तो 16 नहीं लेंगे क्योंकि पूर्णांक की बात की जा रही है। तो ये हम लोग का आपका हो गया तालिका रूप में। ऐसे दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं गिनती की संख्या को बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाता है। लेकिन जब इसको हम लिखते हैं सारणी रूप में तो इसमें स्पष्ट बोला है 6 से कम। तो 6 से कम आएगा क्या आएगा 1 2 3 4 सॉरी 4 और इसके बाद 5। तो ये हम लोग का आसानी से ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। उतार लिया ना इसको। ऐसे तीसरा जो है, तीसरा सवाल हम लोग कहा कि सी x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसकी अंकों का योगफल 8 है। यानी दो अंक की संख्या लेना है और दोनों का योगफल जो होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा और शुरू से लेकर चलते हैं आप, है ना। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे तो 1 और 7 यानी 17, ठीक है। 2 और 6 26, 3 5 35, 4 4 है ना, 8 ही हो रहा है ना। हाँ ठीक है। 5 3 हो गया, फिर 6 और 2, फिर 7 1, फिर 8 0। लेकिन अब यहाँ पे 80 नहीं होगा क्योंकि एक ऐसी प्राकृत संख्या है तो 0 क्या होता है प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया संख्या। अब चौथा जो हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का है डी x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या वैसे कहते हैं जो एक और अपने से करें और किसी दूसरे संख्या से नहीं विभाजित न हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ बताना है 60 की भाजक भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 60 की भाजक 2 हो जाएगी, 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 भाजक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 5 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 12 आता है। इसके बाद 6 नहीं आएगा, इसके बाद 12 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा। अब कोई संख्या नहीं है कि जो आएगी, बस यही है 2 3 और 5 जो अभाज्य संख्या है। पांचवा हम लोग का है यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एक चीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी सदस्य जो होता है एक ही बार शामिल होता है। कहने का मतलब हो गया किसी जैसे हम लोग क्लास है तो एक क्लास में बच्चा एक ही बार गिनती में आएगा, वो 2 बार गिनती में नहीं आएगा। भले 2 जगह मौजूद हो और कोई कार्यक्रम हो रहा है, हो सकता है नाटक में भाग लिया हो सकता है कि भाषण में भाग लिया, लेकिन उस क्लास से वही एक लड़का है तो लड़का में तो एक ही काउंट होगा, भले वो 2 जगह लेकिन आएगा एक ही बच्चा। तो वैसे इसमें भी है
तो ट्राइगोनोमेट्री का जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि टी लिख दिए, कोमा दे देंगे, आर लिख देंगे, कोमा दे देंगे, आई लिख देंगे, फिर जी, ओ, एन, एम, ई, है ना, टी नहीं होगा, आर नहीं होगा और वाई हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? दोबारा नहीं कोई अवयव शामिल होगा, किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव दोबारा शामिल नहीं है, कोई एलिमेंट दोबारा, एक ही बार होगा। छठा हम लोग का कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में जो अक्षर शामिल हुए हैं उसी को लिखना है। तो बेटर में हम लोग देखा जाए तो बी, ई, टी और आर, इन्हीं सब अक्षरों को मिलाकर ये बना हुआ है। ठीक है, अब अगला हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए, हम लोग का ये 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, चौथा सवाल देखेंगे, तो उतार लीजिए आप इसको।